अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। देखें, जो टर्म रेस्पिरेशन है बायोलॉजी में उसको हम दो तरह से यूज़ करते हैं। पहले तो है कि हम उसको यूज़ करते हैं एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो इन एंड आउट हम उनको ले रहे हैं और उनको रिलीज़ कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक तो हम रेस्पिरेशन इसको कंसिडर करते हैं, और दूसरी हम सेलुलर रेस्पिरेशन के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या प्रोटीन्स, इनकी ब्रेकडाउन होती है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होती है बाय ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, और एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो फिर सेल्स को प्रोवाइड की जाती है और सेल्स फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमारे आज का टॉपिक क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ मिक्स नहीं करना। सेलुलर रेस्पिरेशन की फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। नाम से आपके पास डिफरेंस इनका आ जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। बट एक और डिफरेंस है इनका, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन दी एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, उसको एटीपी में कन्वर्ट करती है। वाई? एटीपी में क्यों कन्वर्ट करती है? क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो एटीपी की फॉर्म में उनको एनर्जी मिले तो यूटिलाइज़ कर पाते हैं, क्योंकि वो फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ते हैं और उसके नतीजे में निकलने वाली एनर्जी को यूज़ करते हैं। एक फॉस्फेट बॉन्ड को टूटने में 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि फिर सेल यूटिलाइज़ करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस भी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आरबीसीज के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑक्सीजन को कैरी कर रहे होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की अबंडेंस होती है, बट फिर भी उनके अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होती है? तो आंसर क्या है? बिकॉज उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन का जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का भी हिस्सा है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का भी। ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है, जो भी हमारा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसकी हमने ब्रेक डाउन करनी है और फिर एनर्जी हमने सेल्स को पहुंचानी है, जो कि बेसिकली ग्लूकोज ही यूज़ होता है। ग्लूकोज स्प्लिट होता है दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में, और साथ में जो NAD के दो मॉलिक्यूल्स हैं वो NADH के दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, और एनर्जी हमारे पास रिलीज़ होती है। तो क्या होता है इस प्रोसेस में? ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा क्यों है? बिकॉज ग्लाइकोलिसिस इज़ टेकिंग प्लेस इन साइटोसोल। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना ज़रूरी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस नहीं होता, इसलिए ये एरोबिक का भी और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारे पास फर्दर जो स्टेप्स होते हैं वो डिटरमिन करते हैं कि हमारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है वो एरोबिक टाइप की है या एनाएरोबिक टाइप की है। देखें, जब ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड्स बनते हैं तो उसके आगे दो कंडीशंस होती हैं, या तो उसके बाद ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है, या फिर उसके पास ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया अनअवेलेबल है। अगर उसके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो फर्दर उसके पास जो स्टेप्स होंगे वो होंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रैब्स साइकिल
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये डिटरमिन कर देंगे कि ये प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये इस पूरे प्रोसेस को, ग्लाइकोलिसिस के पूरे प्रोसेस को और ये सारे प्रोसेसेस हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होगी जब पायरुविक एसिड्स को ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं अवेलेबल होंगे, तब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होगी, इसका पूरा प्रोसेस कैसा होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होगी, इसको हम आगे स्टडी करते हैं। देखें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, यीस्ट में। अगर जो हमारे पास पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि क्या है C3H4O3, और इसको ये यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि यीस्ट है, इसके अंदर आगे इसको ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके पास NADH2 मॉलिक्यूल्स जो कि बने थे इन ग्लाइकोलिसिस, उनकी ऑक्सीडेशन होगी और क्या बन जाएगा, NADH पॉजिटिव। ये मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए, फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, और इनकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, NADH पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन क्या है, आपके पास हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं, और वो हाइड्रोजन कहाँ गए, यहाँ पर यूटिलाइज हुए। यहाँ देखें, आपके पास 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ आपके पास 12 हाइड्रोजन है टोटल। तो यहाँ से ये जो 4 हाइड्रोजन है ये यहाँ यूटिलाइज हुए हैं। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियोज इन दोनों में कंपेयर करें तो आपके पास ये देखें, यहाँ पर 6 कार्बन है और यहाँ पर 4 कार्बन है। 2 कार्बन आर लेफ्ट, और वो बने हैं, वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, जो 4 ऑक्सीजन है वो यहाँ पर इस कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा बन गए हैं। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होगी, जब 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स जिनको ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं है, ये कहाँ, मसल सेल्स में, ये आगे जाके यहाँ पर NADH2 जो कि ग्लाइकोलिसिस के रिज़ल्ट में बना था, उसकी ऑक्सीडेशन होगी और NADH पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या मतलब कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुए, और वो हाइड्रोजन कहाँ यूटिलाइज हुए, इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को बनाने में वो यूटिलाइज हो गए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किन सेल्स में होती है, ये मसल सेल्स में होती है, ह्यूमंस में भी और बाकी एनिमल्स में भी। जब बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी होती है और ऑक्सीजन आपको अवेलेबल नहीं होती, लेकिन सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी कैसे बनती है कि पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथ को छोड़कर एनारोबिक पे कन्वर्ट हो जाते हैं और लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। बट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन वो बहुत ही कम होती है। वो कितनी होती है, 2% ऑफ एनर्जी जो कि ग्लूकोज के केमिकल बॉन्ड्स में प्रेजेंट है, उसको हम ATP में कन्वर्ट कर पाते हैं। हम मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ 2% ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो पाती है ATP में, जो कि एज़ कम्पेयर टू जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने स्टडी की सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या, इसकी हमने दोनों टाइप्स को देखा, उनको कंपेयर किया, ग्लाइकोलिसिस क्या है और फर्दर किन बेसिस पे और फर्दर जो स्टेप्स हैं वो हमने देखे। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की हमने टाइप्स देखी और उनके मुकाबले में उनके रिज़ल्ट में बनने वाली एनर्जी को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस को स्टडी करेंगे, उसके सारे स्टेप्स इन डिटेल, और फर्दर हम एरोबिक रेस्पिरेशन के जो बाकी स्टेप्स हैं उनको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। लेक्चर में से कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा नए वीडियोस को, नए टॉपिक्स को, जो आगे ग्लाइकोलिसिस हैं, क्रेब्स साइकिल है, उसको समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।